हम यहाँ पर क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री में जो यहाँ पर पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का उसको हम करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को हमने यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या जो रासायनिक समीकरण हैं उन रासायनिक समीकरणों को कैसे बैलेंस किया जाता है ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम किन्हें कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम रासायनिक समीकरणों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो लेक्चर है या जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं कोई भी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली एक उदाहरण द्वारा हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम की क्रिया हम करते हैं ऑक्सीजन से। तो जब क्रिया होती है तो क्रिया के फलस्वरूप हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच आपस में क्रिया कराई जाती है तो क्रिया कराने के फलस्वरूप क्या बनता है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस अभिक्रिया में तो मैग्नीशियम हमारा एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, इनके बीच क्रिया होती है और क्रिया होने के पश्चात हमारा एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक अन्य अभिक्रिया में हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये परिवर्तित होता है कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और इसके अलावा यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम देखें तो एक पदार्थ ने क्या किया है, दो नए पदार्थों का निर्माण किया है, जबकि इस अभिक्रिया में अगर हम देखें दो पदार्थ है हमारे पास, उसने एक नए पदार्थ का निर्माण किया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमारा क्या होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान में प्रत्येक जो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं उन रासायनिक पदार्थों को एक निश्चित रासायनिक सूत्र द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। तो जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं तो रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त करने के पश्चात जो समीकरण हमको प्राप्त होती है उस समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों द्वारा, उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा जब व्यक्त करते हैं तो जो समीकरण हमको प्राप्त होती है उन समीकरणों को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं या केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी को देखें तो यहाँ पर हमने ऊपर में रासायनिक अभिक्रिया लिखी है जिसमें केवल नाम हमने लिखे हैं पदार्थों के। ठीक है, जबकि अब जब हम इन जो नाम हमने लिखे इन नामों को अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें, रासायनिक संकेतों के रूप में जब हम इन नामों को लिखेंगे तो जो रासायनिक समीकरण हमको जो प्राप्त होगी वो समीकरण क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराई थी, ऑक्सीजन से कराई थी। तो जब यहाँ पर क्रिया होती है तो क्रिया होने के पश्चात हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम के संकेत द्वारा दर्शाया और इसके अलावा ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के संकेत द्वारा दर्शाया, और इसके अलावा जो बनने वाला पदार्थ है उसको भी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हमने उसके जो समीकरण है उस रासायनिक सूत्र द्वारा हमने यहाँ पर व्यक्त किया या दर्शाया।
तो इस जो समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त हुई है, उस समीकरण को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं, इसको जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नीचे क्या किया, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका रासायनिक समीकरण सूत्र लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड का लिखा और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा। ठीक है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं में अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, जो हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जिन पदार्थों ने भाग लिया है, उन पदार्थों को हमने उनके रासायनिक संकेतों द्वारा दर्शाया है और दर्शाने के पश्चात हमको यहाँ पर समीकरणें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऐसी जो समीकरण हमको प्राप्त होती है, इन समीकरणों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो दो टॉपिक हमारे हो गए कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं हम, जब हमारे एक या एक से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो क्रिया करके एक या उससे अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं और एक नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब इन रासायनिक अभिक्रियाओं को में उपस्थित पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ऐसे जो समीकरण हमको प्राप्त होते हैं, उन समीकरणों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारे डेली लाइफ में भी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कुछ रासायनिक समीकरण जो कि हमारे डेली लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो समीकरण है, दूध का दही में परिवर्तित होना, दूध का दही में परिवर्तित होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब दूध का दही में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। इस लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में जो दूध होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें दोनों पदार्थ हमारे, दूध का जब क्रिया यहाँ पर हुई तो दही का निर्माण हुआ। अब अगर हम इन दोनों पदार्थों के गुणों को देखें तो दोनों पदार्थों के जो गुण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, काफी भिन्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, ऐसे ही जब जो ग्लूकोज है, या ग्लूकोज नहीं, जब जो अंगूर का रस होता है, अंगूर के रस का किण्वन जब होता है, ठीक है, या फर्मेंटेशन होता है, तो अंगूर का जो रस जो होता है वो अल्कोहल में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अंगूर का रस था हमारे पास जिसमें हमारा मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। ठीक है, उनका जब किण्वन होता है तो किण्वन के समय क्या होता है, कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइमों की उपस्थिति में जो अंगूर का रस होता है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, या जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज हमारे अलग पदार्थ हैं, जबकि अल्कोहल हमारा एक अलग पदार्थ है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब पाचन की क्रिया होती है, तो पाचन की क्रिया भी क्या होती है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्योंकि जब पाचन की अभिक्रिया होती है तो उस समय जिस खाने को हम लेते हैं, तो खाने को हम किस रूप में लेते हैं, ठीक है, रोटी के रूप में लेते हैं जो कि गेहूं का होता है। ठीक है, चावल के रूप में हम लेते हैं। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद जब पाचन की क्रिया होती है तो ये जो पदार्थ हैं, ये जो हमने कच्चे पदार्थ लिए हैं, ये हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक पदार्थ से या एक पदार्थ से नए पदार्थ का यहाँ पर निर्माण होता है। तो वहाँ पर भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, दूध का जब दही में परिवर्तन होता है, अंगूर का जब अल्कोहल में परिवर्तन होता है, ठीक है, या किण्वन की जब क्रिया होती है, इसके अलावा जो पाचन की क्रिया है, ये सभी हमारी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें लोहे पर जब जंग लगने की क्रिया होती है, ठीक है, तो ये भी हमारी क्या होती है, एक प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्योंकि अगर हम लोहे पर जंग लगने से पूर्व देखें तो जो लोहा होता है वो आयरन के फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब जंग के रूप में ये होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्रिया है, क्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया ही है।
इसके बाद हमारा जो अगला इसका टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ठीक है, या जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या क्या चेंज वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं जब होने के दौरान बहुत सारे परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उन परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन हमारे इस प्रकार है। सबसे पहला जो हमारा परिवर्तन होता है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो जब भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान हमारे पदार्थ की अवस्थाएं वहाँ पर परिवर्तित हो सकती हैं। कुछ अभिक्रियाएं तो ऐसी होती है जिनमें पदार्थ की पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होती हैं। लेकिन अधिकांश अभिक्रियाओं में अगर हम देखें तो अभिक्रिया जब होती है तो अभिक्रिया होने के दौरान पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे मैं बताऊंगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पदार्थ बनता है वो बनता है जल, ठीक है। अब जब क्रिया होती है तो क्रिया में अगर हम देखें तो जो ये होता है जो हाइड्रोजन होता है ये गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अवस्था भी यहाँ पर क्या होती है, गैसीय होती है, ठीक है। और जब हमारा जल बनता है तो जल की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, द्रव अवस्था होती है। तो हमने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो रासायनिक अभिक्रिया के होने के दौरान जो पदार्थ है उस पदार्थ की अवस्था क्या हो चुकी है, यहाँ पर परिवर्तित हो चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य अभिक्रियाओं में हम देखते हैं, ठीक है, जब हम करते हैं अभिक्रिया हाइड्रोजन की क्रिया जब हम क्लोरीन के साथ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला जो पदार्थ है वो पदार्थ कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है तो यहाँ पर भी अगर अवस्थाएं हम देखें, ये गैसीय अवस्था में है, क्लोरीन भी गैसीय अवस्था में है, जबकि ये किस अवस्था में प्राप्त हो रहा है, हमको द्रव अवस्था में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि अधिकांश जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही होती हैं या हो रही होती हैं तो उस दौरान क्या होता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। अभिकारक की अवस्था अलग हो सकती है जबकि बनने वाले उत्पादों की अवस्था अलग हो सकती है। एक अन्य उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की अवस्था देखें तो सॉलिड है, ठीक है, ठोस अवस्था है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की अवस्था भी ठोस होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये किस अवस्था में परिवर्तित होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर भी देखो जब अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर भी हमारी अवस्थाएं क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है या पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा हमारा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ठीक है। बहुत सारी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है, यानी कि उन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो अभिकारक पदार्थ होते हैं वो हमारे अलग प्रकार के रंग व्यक्त करते हैं, जबकि जो उत्पाद हमारे बनते हैं वो अलग प्रकार के रंग व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे एक सामान्य अभिक्रिया है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की क्रिया जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, ठीक है। लेड नाइट्रेट है, इसकी अभिक्रिया जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो जब अभिक्रिया होती है तो हमारा बनता है यहाँ पर लेड आयोडाइड बनता है और इसके अलावा यहाँ पर बनता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हमारा यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर इनके रंगों की जांच करें तो ये जो होता है ये कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड का रंग भी क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। जबकि जो हमारे उत्पाद बनते हैं तो उत्पाद बनते समय जो हमारा लेड आयोडाइड होता है इसका जो कलर होता है वो येलो कलर्ड होता है, जबकि ये हमारा पदार्थ क्या होता है, कलरलेस होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमने जब अभिक्रिया शुरू की थी, तो जो पदार्थ हमने लिए थे वो उनका जो रंग था वो रंगहीन थे। ठीक है। जबकि जो उत्पाद हमारे बने, उत्पाद बनने के दौरान कुछ उत्पाद हमारे ऐसे बने हैं जो कि क्या है, कलर्ड है, उनमें रंग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो बहुत सारी हमारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो कलर है, कलर में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है। थर्ड है गैसों का उत्सर्जन। गैसों का उत्सर्जन, ठीक है, या इमिशन ऑफ गैस। ठीक है। बहुत सारी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान गैसों का उत्सर्जन हमको देखने को मिलता है। हम रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं और जब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो संपन्न होने के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर गैस निकल रही होती है। ठीक है। एक सिंपल अभिक्रिया द्वारा हम इसको समझें, जब हम जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ करते हैं, ठीक है, या जिंक की क्रिया जब हम HCl के साथ करते हैं, तो अभिक्रिया के दौरान हमारे यहाँ पर एक तो बनता है जिंक सल्फेट बनता है और इसके अलावा दूसरा हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निकास होता है। इसी प्रकार अगर इस अभिक्रिया में हम देखें तो हमारे यहाँ पर बनता है ZnCl2 बनता है और इसके अलावा यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का निकास देखने को मिलता है। ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं को जब हम कराते हैं, जब लेबोरेटरी में इन अभिक्रियाओं को कराते हैं, तो जब सिंपली ये मानो कि यहाँ पर हमने जिंक लिया, इस जिंक में हमने H2SO4 का प्रयोग किया, तो जब यहाँ पर क्रिया होती है तो क्रिया के दौरान क्या होता है, गैसीय पदार्थ का उत्सर्जन होता है या हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं। ठीक है। तो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो गैसें होती हैं उन गैसों का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है ताप परिवर्तन। ठीक है, या चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। ताप परिवर्तन का मतलब है कि हमारी जो अधिकांश अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जब अभिक्रियाएं हमारी संपन्न होती हैं, तो अभिक्रियाएं संपन्न होने के पश्चात हम देखते हैं कि जो हमारे अभिकारक पदार्थ होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं और इसके अलावा जो प्रोडक्ट होते हैं, तो इनमें ताप परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी क्या होता है कि अभिक्रिया जब हमारी शुरू होती है तो उस समय अभिकारकों का ताप अधिक होता है, जबकि जब उत्पाद हमारे बन जाते हैं तो उत्पादों का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। और कभी कुछ अभिक्रियाओं में हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया के दौरान जब अभिकारक होते हैं तो अभिकारकों का तापमान कम होता है जबकि उत्पादों का तापमान बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उस समय तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे एक अभिक्रिया है N2+3H2 = 2NH3। ठीक है। तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो जब हम अभिक्रिया शुरू करते हैं, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है तो इन गैसों का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। जबकि जब पदार्थ बनते हैं तो पदार्थ बनने के पश्चात यहाँ का जो तापमान होता है वो पहले की तुलना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक अन्य अभिक्रिया है N2+O2 = 2N। इस अभिक्रिया में अगर हम देखें, जब हमारी अभिक्रिया शुरू होती है, जब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारकों का जो तापमान होता है वो उच्च होता है, जबकि जब उत्पाद हमारे बनते हैं तो उस समय क्या हो जाता है कि तापमान में कमी आ जाती है। ठीक है। तो अगर हम देखें इन दोनों अभिक्रियाओं द्वारा हमको पता चल रहा है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें अभिकारकों का तापमान अधिक होता है जबकि उत्पादों का तापमान कम हो जाता है। ठीक है। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें अभिकारकों का तापमान कम होता है जबकि उत्पादों का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। तो जनरली हमारे यहाँ ये देखने को मिलता है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थ के जो तापमान है उस तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहली चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं। ठीक है। और
और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किन किन या जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं।